आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि करंट सिनारियो में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो होगा न्यूबॉर्न केयर ड्यूरिंग कोविड-19। मतलब कि अब की सिनारियो में कोरोना वायरस का जो सिचुएशन चल रहा है उसमें न्यूबॉर्न का किस तरह से केयर किया जाए या फिर क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो हमें न्यूबॉर्न केयर में रखने चाहिए। न्यूबॉर्न डिलीवरी के टाइम, उसके बाद के प्रिकॉशनरी मेजर्स, क्या इन्वेस्टिगेशंस करने चाहिए, मदर ने क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए और नियोनेट को हैंडल करने वाले जो केयर स्टाफ है उन्होंने क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, ये सब हम आज स्टडी करेंगे। ओके, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हमारे सामने जो आता है कि न्यूबॉर्न में वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है या नहीं, या फिर इसका सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर एक मदर कोविड-19 को पॉजिटिव टेस्ट करती है या फिर कोरोना वायरस को पॉजिटिव टेस्ट करती है, कंफर्म्ड केस है, तो वो मदर का इन्फेक्शन जो है या फिर कोरोना वायरस जो है वो बेबी में ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। इसी के हम कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। ओके, अब क्योंकि कोरोना वायरस की या फिर कोविड-19 की जो नॉलेज है वो अभी शुरुआती दौर पर है, उतने टेस्ट रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है, उतनी नॉलेज हमारे पास नहीं है, लिमिटेड सोर्स है डाटा कलेक्शन के लिए भी, तो हम कंफर्मेटरी कुछ भी नहीं कह सकते, एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं कह सकते। जितने हमारे पास केसेस आए हैं या फिर हमें जो डेटा मिलता है उस हिसाब से हम इस इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। बट अभी बहुत कुछ है डिस्कवर करने को या फिर बहुत डाटा जो है फिलअप करने को अभी बहुत है। एक बार ये पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये डाटा कंफर्मेटरी हिसाब से हमारे सामने आएगा। बट अब इतना जितना डाटा हमारे पास है उससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं या फिर कितना हमें पता चल सकता है, उस हिसाब से हम आज का स्टडी पुट फॉरवर्ड करेंगे या फिर आज का लेक्चर जो है वो हम उस हिसाब से स्टडी करेंगे। तो ये एक डिस्क्लेमर है कि इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, एकदम कंफर्मेटरी हम आज कुछ भी नहीं कह सकेंगे। बट जितना डेटा हमने कलेक्ट किया है या फिर जितना हमें नॉलेज आज तक आया है उस हिसाब से हम कुछ एक चीज़ें प्रिज्यूम कर सकते हैं। जो चीज़ें हमें पता चली है वो हम आज स्टडी करेंगे। अब प्रेगनेंसी और कोरोना वायरस, इन लोगों का या फिर इन दोनों का क्या कनेक्शन है। अब कोरोना वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और एक नॉन सेगमेंटेड है और एनवेलप्ड वायरस है। तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, नॉन एनवेलप्ड है और नॉन सेगमेंटेड है और एनवेलप्ड आरएनए है। अब ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, सार्स फैमिली को बिलोंग करता है, जिस फैमिली में मर्क भी आता है और उसमें सार्स कोविड-2 जो कि अब चल रहा है वो। तो ये जो सार्स फैमिली है ये नई नहीं है, सार्स फैमिली काफ़ी पहले भी आउटब्रेक्स कर चुकी है। तो इसका जो वायरुलेंसी है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कोविड-19 का अभी है। वायरुलेंसी में डिफ़र करता है बट फैमिली सेम बिलोंग करती है। अब आइडेंटिफाइड केसेस जो है उसमें इंट्रायूट्राइन ट्रांसमिशन के अभी तक कोई भी पुख्ते सबूत नहीं मिले हैं या फिर पुख्ता जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली है। अब सार्स की जो इन्फेक्शन होता है उसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसमें आ सकता है मिसकैरेज, प्रीमैच्योर डिलीवरी और स्टंटेड ग्रोथ। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो सार्स इन्फेक्टेड मदर से आ सकती है। दूसरा, मर्स से क्या आ सकती है। मर्स एसोसिएटेड है पुअर ऑब्स्टेट्रिक आउटकम्स। पुअर ऑब्स्टेट्रिक आउटकम्स मतलब जो अभी बेबी बॉर्न होने वाला है उसके जो कंडीशंस हैं वो पुअर हो सकते हैं। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, सीवियर मैटरनल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मतलब अब जो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस है उसमें मैटरनल रेस्पिरेटरी डिजीज़, प्री मैच्योरिटी और नियोनेटल मॉर्टेलिटी, ये सारे मर्स से रिलेटेड है। तो इससे हम कुछ अंदाज़ लगा सकते हैं कि क्योंकि कोविड-19 इसी फैमिली को बिलोंग करती है तो ये सारे कंडीशन जो सार्स से ऑलरेडी नोन है ये सारे कंडीशंस हमें टेक केयर करने चाहिए, क्योंकि ये सारे कंडीशंस इसमें भी हो सकते हैं या फिर हमें आगे डाटा में पता चलेगा कि है या नहीं। जो क्वेश्चन हमारे पास सबसे ज़्यादा पुट फॉरवर्ड हो रहा है या फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन है या नहीं है। तो ये हम कुछ एक डाटाबेस या फिर कुछ एक पॉइंट्स से कंसिडर करेंगे जो कि हमें जर्नल्स में ऑलरेडी जो पब्लिश हुए हैं केसेस उससे पता चले। तो लैंसेट ने क्या पब्लिश किया कि रेट्रोस्पेक्टिव सिंगल सेंटर डिस्क्रिप्टिव केस एक ही पब्लिश किया है। उसमें रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी मतलब पहले केस हो चुका है उसके बाद उसके बारे में स्टडी की गई है। उसमें उन्होंने किया है कि 7 पेशेंट कंफर्म्ड थे, उसमें से 3 नियोनेट्स जो हैं वो
3 नियोनेट को टेस्ट किया गया, एक नियोनेट पॉजिटिव आया एट 36 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 7 पेशेंट्स का रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी किया गया कंफर्म्ड केसेस का, उसमें से 3 नियोनेट्स को टेस्ट किया गया, उसमें से सिर्फ एक है जो पॉजिटिव आया, बट वो भी आफ्टर 36 आवर्स का जो टेस्टिंग पीरियड था उसके बाद में। तो अभी इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ था या नहीं, क्योंकि 36 आवर्स के बाद में अब हम सैंपल अगर लेंगे तो उस 36 आवर्स में जो कांटेक्ट होता है मदर का बेबी से, उस कांटेक्ट ट्रांसमिशन को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप कंफर्मेटरी नहीं कर सकते कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ था, नहीं। वर्टिकल ट्रांसमिशन इन द सेंस कि जब बेबी इंट्रायूटराइन था तभी बेबी को मदर से ट्रांसमिट हो गया था या नहीं हुआ था, इसे आप कंफर्मेटरी नहीं कह सकते। इसीलिए नो कंफर्मेशन ऑफ इंट्रायूटराइन ट्रांसमिशन। अब 9 प्रेग्नेंट वुमेन्स का एक बार और फिर से स्टडी किया गया। उस स्टडी में हमें एमनियोटिक फ्लूइड जो है, कॉर्ड ब्लड और नियोनेटल थ्रोट का स्वैब और ब्रेस्ट मिल्क सैंपल्स 6 न्यूबॉर्न बेबीज में से लिए गए। अब इनमें से सारे ही इन्फेक्टेड मदर्स थे, बट उनका बेबीज़ का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया। मतलब सारी एमनियोटिक फ्लूइड की जो टेस्टिंग की गई, कॉर्ड ब्लड में से जो टेस्टिंग की गई, और नियोनेट मतलब बेबी बॉर्न होने के तुरंत बाद उनका जो थ्रोट स्वैब लिया गया और ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल्स जो लिए गए, उनमें वायरस होने के जो सबूत थे वो नहीं पाए गए। मतलब इवन मदर पॉजिटिव होने के बावजूद ये सारी चीज़ों में वायरस नहीं था। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको देखनी है वो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क में भी ये सैम्पलिंग नेगेटिव आई। मतलब इवन दो मदर पॉजिटिव है, बट उसके ब्रेस्ट मिल्क में वायरस के जो जीवाणु है वो नहीं पाए गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब हम कांटेक्ट की बात करते हैं तो कांटेक्ट की बात में मदर टू बेबी का कांटेक्ट में ब्रेस्ट मिल्क एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो ब्रेस्ट मिल्क में ये चीज़ नहीं है। तो अगर कांटेक्ट प्रॉपरली हम अवॉइड करें या फिर अच्छे से स्टरलाइज करें तो ब्रेस्ट मिल्क में ये चीज़ या फिर वायरस की कोई भी जीवाणु नहीं है, तो ब्रेस्ट मिल्क बेबी को दिया जा सकता है। तो इसी से हम ये इंक्लूड कर देंगे कि आउटकम्स जो है वो सारे पॉजिटिव है या फिर गुड है। अब एक और पब्लिकेशन जामा पीडियाट्रिक्स, इसमें भी स्टडी की गई 33 नियोनेट्स की। ठीक है, अब 33 नियोनेट्स की जो स्टडी की गई उसमें से क्या रिजल्ट आया, उसमें रिजल्ट आया कि उसमें से 3 नियोनेट्स जो हैं वो पॉजिटिव है। 3 नियोनेट्स के जो नेज़ोफेरेंजियल और एनल स्वैब्स जो लिए गए वो पॉजिटिव मिले, बट इनका जो टाइमिंग है वो था 2nd and 4 days ऑफ लाइफ। तो अभी भी आप कंफर्मेटरी नहीं कह सकते वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ था कि नहीं, क्योंकि टेस्ट के जो डे थे वो Day 2 और Day 4 था। ऑल वर नेगेटिव बाय Day 7। मतलब इवन दो ये पॉजिटिव आने के बावजूद Day 7 पर सारे ही बच्चे नेगेटिव पाए गए। नो इंडिकेशन दैट एमनियोटिक फ्लूइड, कॉर्ड ब्लड एंड ब्रेस्ट मिल्क वर टेस्टेड। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड, कॉर्ड ब्लड और ब्रेस्ट मिल्क जो है उसके टेस्टिंग या फिर सैम्पलिंग नहीं की गई थी। कंक्लूडेड दैट दे कैनॉट रूल आउट वर्टिकल ट्रांसमिशन। अब इन्होंने कंक्लूड ये किया कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एविडेंट डाटा अभी भी नहीं है। बट ये जो डाटा है इससे हम एक अजम्पशन ले सकते हैं कि ये क्योंकि Day 2 और Day 4 पे हुआ था तो कॉन्टैक्ट में बी एन इशू, बट वर्टिकल ट्रांसमिशन कैनॉट बी रूल्ड आउट। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम इन्फेक्शन ऑल्सो कैनॉट बी रूल्ड आउट। पॉसिबल केसेस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन रिपोर्टेड इन जामा, ये कंक्लूसिव यहाँ पे होगा पॉसिबिलिटी है, बट यहाँ के जो एविडेंस है वो क्या क्या देते हैं कि प्रेग्नेंट मदर कोविड-19 से एविडेंस ऑफ न्यूमोनिया ऑन CT, मतलब उसका कंफर्मेटरी क्या है कि कोविड-19 से पॉजिटिव थी, न्यूमोनिया ऑन CT था। मतलब ये उसका स्टेज को दर्शाता है कि स्टेज पे थी। मदर्स IgG एंड IgM एंटीबॉडी लेवल्स टू कोविड-19 वर एलिवेटेड अबाउट 21 days पोस्ट सिम्टम ऑनसेट। मतलब यहाँ पे आप यह कंफर्मेटरी क्या क्या चीज़ें उन्होंने ली कि क्या चीज़ से आपको पता चला कि ये कंफर्मेटरी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाई गई। वजाइनल सिक्रीशंस जो थे वो नेगेटिव थे।
अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है वजाइनल सिक्रीशंस नेगेटिव थे? क्योंकि जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन का ड्यूरिंग डिलीवरी या फिर जब वजाइनल बर्थ होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है, ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो इट कैन बी असिस्ट एज अ कॉन्टैक्ट, या फिर वजाइनल सिक्रीशंस जो है वो बेबी के कॉन्टैक्ट में आते हैं। हालांकि हमने ये पहले देखा कि कॉर्ड ब्लड में नहीं था या फिर एमनियोटिक फ्लूइड में नहीं था, बट हम लोगों को कन्फर्मेटरी चाहिए कि वजाइनल सिक्रीशंस में इस वायरस के अवशेष पाए जा रहे हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वजाइनल सिक्रीशंस जो है वो सारों के नेगेटिव पाए गए। ओके, infant girl born at about 24 days after mom's such symptoms began, mother wore 95 mask and did not hold the infant। ये सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस यहाँ पे लिए गए कि मदर को जो बेबी इन्फेंट है उसको होल्ड नहीं करने दिया गया, मदर को मास्क पहना गया। प्रिकॉशन जो बेसिक प्रिकॉशंस रहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशंस के, वो यहाँ पे रूल आउट किए गए। इन्फेंट इमीडिएटली क्वारंटाइंड इन NICU, तो इन्फेंट को जो है इमीडिएटली NICU में शिफ्ट किया गया, मदर से कोई भी कांटेक्ट नहीं होने दिया गया। जैसे कि हमने पहले भी देखा यहाँ पे वजाइनल सिक्रीशंस थे जो वो नेगेटिव थे और ऐसे मदर टू बेबी का कांटेक्ट नहीं होने दिया, बेबी को डायरेक्ट NICU में शिफ्ट किया गया। 2 hours ऑफ एज, 2 hours ऑफ एज का मतलब होता है कि बेबी बॉर्न के बाद में 2 घंटे के अंदर ही या फिर दूसरे घंटे में बेबी का सैम्पलिंग किया गया। जैसे कि पहले हमने दिया था बेसिक हमारे इंटरफ्रेंस या फिर बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि बेबी का जो सैम्पलिंग है वो एट 2 डे या फिर एट 4 डेज़ पे लिया गया या फिर आफ्टर 36 आवर्स। तो अब यहाँ पे एक तो कांटेक्ट की कोई भी जो संभावना थी उसको अवॉइड किया गया, सेकेंडली 2 आवर्स पे बेबी का सैंपल लिया गया। अब यहाँ पे क्या पाया गया कि उस बेबी में IgG और IgM लेवल्स जो SARS-CoV-2 से रिलेटेड थे वो एलिवेटेड पाए गए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है कि IgG और IgM एंटीबॉडीज़ दोनों ही एलिवेटेड पाई गई। अब साइटोकाइंस एंड एलिवेटेड WBC, ठीक है, तो साइटोकाइंस भी एलिवेटेड थे और WBC भी एलिवेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि सेकेंड आवर्स पे जो सैम्पलिंग की गई उसमें बेबी के IgG, IgM, साइटोकाइंस और WBC सारे ही एलिवेटेड पाए गए। नेज़ल स्वैब्स बेबी वर नेगेटिव, इसका मतलब कि नेज़ल स्वैब में या फिर सिक्रीशंस में बेबी के कोरोना वायरस नेगेटिव पाया गया या फिर COVID-19 नेगेटिव पाया गया। तो हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या देखा कि एट 2 आवर्स के सैम्पलिंग में बेबी के IgG, IgM एलिवेटेड है, उनके साइटोकाइंस जो है वो एलिवेटेड है, WBC एलिवेटेड है, बट बेबी के नेज़ल स्वैब में कोई भी COVID-19 पॉजिटिविटी के लक्षण नहीं है। सो COVID-19 नेगेटिव आया है नेज़ल स्वैब में। मदर्स ब्रेस्ट मिल्क नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे टेकन 30 डेज आफ्टर सिम्टम का ऑनसेट, मतलब सिम्टम के ऑनसेट के 30 डेज़ के बाद में इसका सैंपल लिया गया, बट ब्रेस्ट मिल्क में यहाँ भी कोरोना वायरस या फिर COVID-19 के लिए ये नेगेटिव टेस्ट किया गया। Although infection at delivery cannot be ruled out, IgM antibodies usually don't appear until 3 to 7 days after infection, and IgM evident of this baby at second hours post birth। इसका मतलब ये है कि अभी भी रूल आउट नहीं कर सकते मिनिमल ट्रांसमिशन जिससे हम कहते हैं, बट IgM और IgG जो होता है वो सेकेंड आवर्स में या फिर सेकेंड आवर में जब सैम्पलिंग किया गया तब एलिवेटेड पाने जाने का कोई रीज़न नहीं था। अगर ट्रांसमिशन नहीं हुआ है और ये एलिवेटेड पाए गए हैं तो सेकेंड आवर्स में ये एलिवेटेड पाने का कोई रीज़न नहीं था। 3 to 7 डेज़ पे अगर ये सैम्पलिंग की गई होती और एलिवेटेड पाया जाता तो कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का कुछ हम उसमें एविडेंस देख सकते थे या फिर उसका रिजल्ट इस तरह से हम उसको इससे रिलेट कर सकते थे, बट यहाँ पे हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सैम्पलिंग 2 आवर्स पे ली गई और ये सारे एलिवेटेड पाए गए। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे जो आपको याद रखने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने ये इस सैम्पलिंग में या फिर क्योंकि ये सैम्पलिंग छोटी थी या फिर एक ही केस में हम ये देख रहे हैं तो हम इसे एविडेंस नहीं कह सकते या फिर इसका रिजल्ट कन्फर्मेटरी नहीं कह सकते, बट जो चीज़ें हमें पता चली है, जो नॉलेज हमें पता चला है उससे बार बार एक चीज़ सामने आ रही है कि वजाइनल सिक्रीशन और ब्रेस्ट मिल्क में ये चीज़ें या फिर कोरोना वायरस की जो वायरस है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहे हैं।
कॉशियस इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस केस, इसमें IgM एंटीबॉडीज कंटेक्स्ट से नॉन स्पेसिफिक है, क्रॉस रिएक्टिविटी कॉमन, फॉल्स पॉजिटिव्स इज एन इशू। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें बोलते कि सारे प्रिकॉशंस लिए गए थे, बट 2-3 इश्यूज़ जो सामने आके आ रहे हैं कि फॉल्स नेगेटिव जो आ रहे हैं, उस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो भी हम इसमें कंसिडर हमें करने की ज़रूरत है कि फॉल्स नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो ये केस में फॉल्स नेगेटिव नहीं था, ये हम कन्फर्मेटरी नहीं कह सकते। हाँ, ऑल्दो क्रॉस रिएक्टिविटी कॉमन है, बट हम इस चीज़ को यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा लेके नहीं ले सकते। बट एक चीज़ जो है हमें ये नॉलेज मिला है, ये जो 2-3 चीज़ों के नॉलेज मिले हैं, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। बेबी हैड नेगेटिव नेजल स्वैब्स फ्रॉम 2 hours to 16 days of age when last tested, so was never shedding virus at any time। मतलब उसका बेबी का सेकेंड आवर्स पे जो सैम्पलिंग ली, उसके बाद 16th डे पे फिर से सैम्पलिंग ली और बीच में भी सैम्पलिंग ली, तब तक बेबी कोरोना नेगेटिव था या फिर कोविड-19 के लिए नेगेटिव टेस्ट किया था। बेबी ने कभी भी, बेबी के सिक्रेशंस में कहीं भी कोरोना वायरस कभी भी ट्रांसमिट होने के कोई भी लक्षण नहीं पाए गए। सो इससे हम क्या इन्फ्लुएंस ले सकते हैं कि अभी तक कोई भी कन्फर्मेटरी वर्टिकल ट्रांसमिशन का डेटा हमारे पास नहीं आया है। Most newborns born to COVID-19 positive mothers reported in the literature were either not tested or were negative। ठीक है, तो या तो टेस्ट नहीं की गई मदर्स, लिटरेचर में जो भी मदर्स की सैम्पलिंग ली है, या फिर उनके टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। न्यूबॉर्न्स जो कि कोविड-19 पॉजिटिव मदर्स को बॉर्न हुए, उनकी बात कर रहे हैं हम। Small number of published positive cases were tested more than 24 hours after birth, so postpartum infection cannot be ruled out। ये जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ना कि जो भी टेस्टिंग की गई वो टेस्टिंग 24 आवर्स के बाद में की गई। सो 24 आवर्स के बाद में जो टेस्टिंग की जाती है उसमें कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन के जो चांसेस रहते हैं वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के अभी तक प्रूफ, कोई भी चीज़ के डाटा में कोई भी प्रूफ नहीं मिला गया है। और या तो मदर्स जो पॉजिटिव थी मदर्स, उनकी बेबीज़ को टेस्ट नहीं किया गया, या फिर जिनको टेस्ट किया गया वो 24 आवर्स के बाद में टेस्ट किया गया, और जो पॉजिटिव आए थे वो, और जो पहले टेस्ट किया गया और बाद में भी टेस्ट किया गया वो बेबीज़ मोस्टली नेगेटिव आए हैं। तो वर्टिकल ट्रांसमिशन को अभी भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन जो है हम उसे रूल आउट नहीं कर पाए। तो अब वर्टिकल ट्रांसमिशन अगर पॉसिबली कांटेक्ट से हो रहा है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन को हम किस तरह रूल आउट करेंगे, उसका तो हमने कंफर्मेटरी कोई डाटा हमारे पास है नहीं। बट कांटेक्ट ट्रांसमिशन जो है उसे हमें रूल आउट करना है या फिर उसे अवॉइड करना है, ये हमें अभी पता चल गया है कि हमें कांटेक्ट ट्रांसमिशन जितना हो सके उतना हमें अवॉइड करना है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का डेटा नहीं है, बट अभी तक जो डेटा जो जितना मिला है उसमें ज़्यादा एविडेंस जो है वो नहीं हो रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, ना कि हो रहा है इसकी तरफ जाने से। तो अभी जो ये ट्रांसमिशन है वो किस तरह से, एक बार हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे कि अगर मदर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है या फिर कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई है तो जैसे कि क्या क्या सिम्टम्स होंगे। एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स होंगे मदर में, मदर को डायरिया हो सकता है, निमोनिया के हमें लक्षण एक्सरे में दिख सकते हैं, मायोकार्डाइटिस दिख सकता है। तो इसमें जो सबसे पहले सिम्टम्स जो आते हैं मैटरनल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, सोर थ्रोट, कफ, मलेज, माइल्जिया, ये जो इनिशियल सिम्टम्स आते हैं। इनके अलावा ये सारी चीज़ें भी लेटर ऑन पे आते हैं। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स मदर को दिख रहे हैं तो टेस्टिंग करवाइए। टेस्टिंग में अगर पॉजिटिव आया है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें कन्फर्मेटरी पता है कि ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट स्प्रेड होता है, दैट इज़ कन्फर्मेटरी। वर्टिकल ट्रांसमिशन का कन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास, बट ये तो कन्फर्मेटरी है। तो हमें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना है यहाँ पे कि हमें क्या क्या गाइडलाइंस ध्यान में रखनी है कि डिलीवरी के टाइम पे हमें प्रॉपर या फिर स्पेशल प्रिपेयर्ड डिलीवरी रूम चाहिए, जहाँ की सारे जो भी अवेलेबल वर्कर्स, स्टाफ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उन सब ने PPE किट पहनना चाहिए, नेसेसरी सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। और जो भी एक्स्ट्रा सामान जो डिलीवरी रूम में रखा हुआ है जो कि डिलीवरी के लिए यूज़फुल नहीं है उनको बाहर करना है।
मतलब जो कि डिलीवरी के लिए चाहिए वही इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे हो, एक्स्ट्रा जो नॉन स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको डिलीवरी रूम से बाहर कर दीजिए, ताकि वो जो कॉन्टैक्ट स्प्रेड है वो बाकी की चीज़ों में ना है। नेसेसरी प्रिकॉशंस स्टरलाइजेशन वगैरह तो रखनी ही है हमें, ठीक है। और पूरे जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको फुल पीपीई किट में रहना है, ओके। ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में ग्लव्स, गाउन, मास्क और आई शील्ड, ये सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। नियोनेटल रिसस्टिटेशन की सारी चीज़ें करंट गाइडलाइंस के हिसाब से सारी होनी चाहिए। एयरबोर्न प्रिकॉशन स्पेशली विद सक्शन, इंट्यूबेशन, CPAP एंड अदर एयरोसॉल जनरेटिंग प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ों का कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन से बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। सारे नेसेसरी गाइडलाइंस के हिसाब से जो रिसस्टिटेशन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे रेडी होने चाहिए, क्योंकि अभी तक कन्फर्मेटरी हमने जैसे कहा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता, ये कन्फर्मेटरी नहीं है। तो बेबी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है एट बर्थ, तो इस के सारे प्रिकॉशंस हमें या फिर सारे नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स हमें एट हैंड रखने हैं, ओके। अब पोटेंशियल फॉर पोस्ट नेसल इन्फेक्शन के लिए ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट स्प्रेड तो है, बट ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें अभी तक एविडेंस नहीं पाया गया है, बट उसकी सेफ्टी हमें रखनी है। तो हमें सबसे पहले सेफ्टी रखनी है कि पॉसिबल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, उन सब पॉसिबल मोड्स से हमें प्रिकॉशन रखना है। क्या रख के? पीपीई किट पहन के। तो एयरबोर्न एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस में पीपीई, आई शील्ड, N95 मास्क, गाउन, ग्लव्स फॉर डिलीवरी फॉर पर्सनल रूम्स, ये सारी चीज़ों का नेसेसरी ध्यान रखना है। नियोनेटल मैनेजमेंट में टेम्पररी सेपरेटिंग फ्रॉम द मदर, टेम्पररी सेपरेटिंग, नॉट सेपरेटिंग फ्रॉम मदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट टेम्पररी, एक बार के लिए, जब तक हम सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस ना ले लें तब तक मदर और बेबी का कांटेक्ट ना होने दो। हेल्दी केयर गिवर्स में फीड एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, मतलब जो बेबी का ध्यान रख रहे हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वो मिल्क जो है उसको नेसेसरी प्रिकॉशन से एक्सप्रेस करके, नेसेसरी प्रिकॉशंस मतलब कि पूरा कांटेक्ट जो है बिल्कुल भी, ब्रेस्ट का कांटेक्ट मम्प से होगा, पम्प का कांटेक्ट बॉटल से होगा, बट मदर टू बॉटल का कांटेक्ट ना हो पाए, ठीक है। और मदर के हाथ जो है प्रॉपरली सैनिटाइज होने चाहिए, ब्रेस्ट का एरिया जो है वो प्रॉपरली सैनिटाइज्ड एंड क्लीन्ड विद वाटर होना चाहिए, मदर ने N95 मास्क पहनना चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस अगर ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस कर रहे हैं तभी भी, और अगर लेटर ऑन मदर और बेबी का अगर आपको चाहिए कि कांटेक्ट हो तो वो भी करवा सकते हैं, बट विद नेसेसरी प्रिकॉशंस। बट अनटिल अनलेस मदर अपने बेबी को फीड कर सकें, क्योंकि लेटर ऑन स्टेजेस में जैसे कि हमने देखा निमोनिया और ये सारे स्टेजेस लेटर ऑन है, इसमें मदर फीड नहीं कर पाएगी, तो उसमें एक्सप्रेस्ड मिल्क इज़ दी ओनली ऑप्शन। अगर जैसे कि हमने अभी ठीक है वेल हाइजीन और वेयरिंग मास्क, अगर मदर बेबी को ब्रेस्ट मिल्क सीधा दे रही है, कॉन्टैक्ट के थ्रू दे रही है, तो नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, बट ओनली कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग दी ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड, मतलब उसके बाद में बेबी के साथ मदर का कांटेक्ट सेपरेट कर दिया जाए और केयर गिवर एक अलग हो, ठीक है। केयर गिवर भी मदर से कोई कांटेक्ट ना रखे और प्रॉपर गाउन और प्रॉपर फेस शील्ड पहन के ही मदर के पास बेबी लेने जाए या बेबी देने जाए। नेजोफेरेंजियल थ्रोट स्वैब्स, रेक्टल स्वैब्स फॉर RT-PCR एट 24 आवर्स एंड रिपीट एट 48 आवर्स, क्योंकि बेबी के टेस्टिंग भी ज़रूरी है, तो बेबी का भी टेस्ट इस तरह से फर्स्ट एट 24 आवर्स, फिर लेटर एट 48 आवर्स वापस से रिपीट होना चाहिए, ठीक है। अब अगर नियोनेट्स एसिम्टोमेटिक है, जो कि यूजुअली हो रहे हैं, तो सच स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जैसे कि टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी है, एपनिया है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, GI सिम्टम्स है, हाइपोटेंशन, ये सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं कि अगर बेबी नेगेटिव भी आए तो भी हमें इन सब चीज़ों की नेसेसरी प्रिकॉशंस रखने चाहिए या फिर इस चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो डिलीवरी मोड जो है वो यूजुअल ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस के हिसाब से ही होगा, मतलब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी भी करवा सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे देखा कि वजाइनल सिक्रीशंस में भी कोरोना के कोई भी सिम्टम या वायरसेस नहीं पाए गए, ओके। अब एक थोड़ा सा हम इससे तो वर्टिकल ट्रांसमिशन वाले चीज़ से थोड़ा सा आगे जाके
कि कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स हैं उसका असर बच्चों में या फिर नियोनेट्स में और चिल्ड्रंस में कितना दिखता है। जैसे कि हमने कहा कि या इसका जो वायरुलेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, बट बच्चों को ये प्रोटेक्ट करता है कि या फिर कितने एज ग्रुप तक हमें उसका ज़्यादा ध्यान रखना है, इसका वायरुलेंस बच्चों पे कितना असर पड़ता है इसका वायरस का, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी हम एक ग्लिम्स में पढ़ेंगे। कि ज़्यादा रिव्यू नहीं हुआ है, 171 केसेस का ही रिव्यू है हमारे पास, जिसको कंफर्म्ड कोविड-19 के चिल्ड्रन हैं। उनकी मीडियन एज 6 to 7 ईयर्स के आसपास रखे हैं। उसमें 41% को फीवर है, कि 15.8% एसिम्प्टोमेटिक है। 12 आउट ऑफ 171 फीचर्स ऑफ निमोनिया सजेशन दैट 1 ईयर से कम के में बी एसोसिएटेड विद मोर सीवियर डिजीज। Okay, 3 in 171 require mechanical ventilation, all had coexisting condition। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने एक चीज़ बार बार हमें नोटिस में आ रही है कि ये जो मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी जो है ये ज़्यादा उन बच्चों में है या फिर उन केसेस में है जहाँ पे कोएग्जिस्टिंग कोई मॉर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी कोएग्जिस्टिंग उसके साथ साथ कोई डिजीज़ उसके साथ है। तो 10-month-old child with intussusception had multi-organ failure and died 4 weeks after admission। ये केस ऐसा है कि जो 10 महीने का बच्चा था उसको एक कोमॉर्बिड कंडीशन या फिर कोएग्जिस्टिंग कंडीशन था और उसकी डेथ रिपोर्ट की गई। अब नियोनेट्स में इसके जो केसेस हैं उसकी क्या वायरुलेंसी है वो उसके पहले कि प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स रखने हैं, ये बार बार हमें ध्यान में रखना है। बट ब्रेस्ट मिल्क बेबी तक पहुँचे ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सामने आ रही है, क्योंकि बेबी का जो इम्यूनिटी है वो इसी पे डिपेंड करेगा। और क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में इसके कोई भी वायरुलेंसेस या फिर वायरस के कोई भी अवशेष नहीं पाए गए हैं, तो ब्रेस्ट मिल्क बेबी तक पहुंचना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें याद रखना है। बट विद ऑल ड्यू नेसेसरी प्रिकॉशंस, जैसे कि बेबी को आप फेस शील्ड पहना सकते हो, मदर शुड बी वेयरिंग अ मास्क। तो ये सारे चीज़ें जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये सारे प्रिकॉशंस, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन ना हो इसलिए। अभी ये जो केस स्टडी है वो इन्फेंट्स में है, जिसमें 33 इन्फेंट्स की स्टडी हुई गई है। उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये एक सिम्टम्स 4 आउट ऑफ 33 में आ रहा है। डेथ्स एक भी रिपोर्ट नहीं गई है, नियोनेट्स की बात चल रही है यहाँ पे। 3 पॉजिटिव इन्फेंट्स हुए हैं जिनको निमोनिया हुआ था, और इन्फेंट्स में प्री मैच्योरिटी में एक ही इन्फेंट है जो प्री मैच्योर हुआ था। ऑल हैड NICU हॉस्पिटलाइजेशन, इनको डायरेक्ट आफ्टर डिलीवरी NICU में शिफ्ट कर दिया गया था। नॉन रिक्वायर्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन, मतलब वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत किसी भी नियोनेट को नहीं पड़ी थी। ऑल हैड ल्यूकोसाइटोसिस लिम्फोपीनिया, ये दो चीज़ जो है ल्यूकोसाइटोसिस और लिम्फोपीनिया ये सभी में पाए गए थे। अनक्लियर वेदर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन दीज इन्फेंट्स वॉज ड्यू टू मैटरनल कोरोना इन्फेक्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है हम नॉर्मली भी इतने केस अगर न्यूबॉर्न के पढ़ेंगे तो हमें ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन द न्यूबॉर्न, ये सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो इतना कन्फर्मेटरी आप नहीं कह सकते कि ये कोरोना की वजह से हुआ, ठीक है। तो अभी हमने 2 चीज़ें अभी तक हमने एकदम क्लियरली देखी, या फिर कैसे थे क्वेश्चन मार्क के साथ क्लियरली देखी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का अभी तक कोई क्लियर हमें फंडा या फिर क्लियर शॉर्ट इंडिकेशन नहीं मिला है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ है। सेकेंडली, ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना वायरस के कोई भी अवशेष नहीं पाए गए, वजाइनल सिक्रीशंस में नहीं पाए गए, और इसीलिए ये जो ब्रेस्ट मिल्क है बच्चे तक पहुँचना ज़रूरी है। और सेकेंडली, नियोनेट्स में कोरोना वायरस होने के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं, जब तक कांटेक्ट अवॉइड किया जाए तब तक इतने ज़्यादा केसेस नहीं पाए गए। प्लस एडिशनली कि नियोनेट्स की जो रिकवरी है वो जल्दी हो रही है, ओके। तो वेंटिलेटर सपोर्ट की अभी तक इतनी ज़्यादा ज़रूरत नियोनेट्स में नहीं देखी गई। यूएस में कुछ स्टडी हुई, यूएस के जो बच्चे हैं या फिर यूएस में जो बच्चे हुए थे उनकी कुछ स्टडी की गई, उसमें से कुछ एक 2571 पीडियाट्रिक केसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए। उसमें 291 विद क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं उसमें से इतनों के क्लिनिकल हमारे पास केसेस हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। उसमें 93% को फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन हुई है। तो 93% में फीवर, कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ये सिम्टम्स जो है उभर के आया है। 57% वर
मेल, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट है डेटा। 3 डेथ्स रिपोर्टेड ओवरऑल बट नो डिटेल्स प्रोवाइडेड, मतलब 3 डेथ रिपोर्ट की गई है बट उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, तो अगेन कन्फर्मेटरी नहीं होता है। 15% पर लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, इसमें 15% थे जो 1 साल के नीचे है। हॉस्पिटलाइजेशन मोस्ट कॉमन अमंग दोज एज्ड लेस देन 1 ईयर एंड दोज विद अंडरलाइंग कंडीशन, मतलब जो 1 साल के नीचे के बच्चे हैं और वो बच्चे जिनको कुछ डिजीज़ उसके साथ चल रहा है, अंडरलाइंग कंडीशन जिसे कहते हैं, उनको हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। और 5 of 15 PICU एडमिशन्स वर इन चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, जो 1 साल के कम के बच्चे हैं उनको नेसेसरी प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। ये हमें इस डेटा से काफ़ी एविडेंटली पता चल रहा है। अब कुछ एक जनरल इंफॉर्मेशन, प्रेगनेंसी आउटकम्स में क्या है, हैव बीन रिपोर्टेड टू बी गुड ओवरऑल विद स्पॉन्टेनियस एंड आइट्रोजेनिक प्री टर्म लेबर बीइंग द मोस्ट रिपोर्टेड एडवर्स आउटकम। इसका मतलब ये है कि जनरल इन्फॉर्मेशन में कि कोरोना वायरस में आउटकम जो है, प्रेगनेंसी में आउटकम जो है वो ओवरऑल गुड है, इतना बैड नहीं है और जो आउटकम है वो, और उसमें सबसे एडवर्स इफेक्ट पाया गया है स्पॉन्टेनियस एंड आइट्रोजेनिक प्रीटर्म लेबर, ये सबसे ज़्यादा एडवर्स पाया गया है। बट इसमें भी आप कह सकते हो कि ये तो नॉर्मली भी हम देखते हैं कि प्रीटर्म लेबर हो जाता है बहुत सारे कंडीशंस में। सो अभी भी कन्फर्मेटरी नहीं है कि ये कोरोना वायरस की वजह से हुआ। ओके, वर्टिकल ट्रांसमिशन पे हमें जो इम्पोर्टेंट बात पता चली है वो है कि देयर इज़ लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ये इतने टाइम तक अभी तक हमारे पास लिमिटेड डेटा है, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन के अभी तक कोई एग्जैक्ट हमारे पास डेटा नहीं आया है कि हम कह सकें कि वर्टिकल ट्रांसमिशन इस केस में हुआ ही है। ओके, टेट्रोजेनिसिटी में देयर इज़ करंटली नो रिपोर्ट इंक्रीज इन रिस्क ऑफ कंजेनाइटल एनॉमली, मतलब टेट्रोजेनिसिटी भी हमें नहीं पता चल रही है। अभी तक कोई भी कंफर्म केस में ऐसा नहीं आया है कि कंजेनाइटल एनॉमली बच्चों में बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव मदर हो गई है। तो ये 3 चीज़ें हमें जनरली अभी तक की स्टडी से पता चला है कि मोस्ट एडवर्स इफेक्ट प्रीटर्म लेबर हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन के कोई डेटा हमारे पास कन्फर्मेटरी नहीं आए हैं, तो हम अभी तक कंक्लूड नहीं कर सकते, बट जो भी डेटा है उससे हमें पॉजिटिव आउटकम ही मिला है कि अभी तक वर्टिकल ट्रांसमिशन का ऐसे कोई केसेस नहीं आए हैं, टेट्रोजेनिसिटी भी नहीं है। ओके, अब टेक होम, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बच्चे को घर ले जा सकते हैं या नहीं, या फिर कोरोना पॉजिटिव अगर मदर है तो बच्चे को, अगर बच्चा वेल टू डू है या फिर अच्छे से सब कुछ बर्थ के जो कंडीशंस है वो सारे नॉर्मल थे, बच्चा हेल्दी है, तो बच्चे को घर ले जा सकते हैं या नहीं ले जा सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने बहुत ज़्यादा आएगा। तो मोस्ट केसेस में ये रिपोर्ट हुआ है कि कोई भी जो सिम्टम्स है चिल्ड्रन में, नियोनेट में समझ लो या चिल्ड्रन में समझ लो, वो इतने सीवियर नहीं है। ठीक है, तो एक ही कंफर्म्ड डेथ बेबी में हुआ था, दैट 10 months ओल्ड फ्रॉम चाइना। तो अभी तक ये जब तक की डेटा हमारे पास है, उसके बाद की डेटा नहीं है हमारे पास, पर ये जब तक की डेटा है उसमें इतने ज़्यादा नियोनेटल मॉर्टेलिटी के जो केसेस हैं वो नहीं आए हैं सामने। निमोनिया जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कोविड-19 से हम जोड़ सकते हैं, और कोविड-19 बट नॉट क्लियर वेदर दिस इज़ रिलेटेड टू मैटरनल कोविड-19 इन्फेक्शन। तो अभी ये कन्फर्मेटरी नहीं है कि ये मदर से ट्रांसमिट हुई है वर्टिकली या फिर कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिशन हुआ है, या फिर ये कोरोना वायरस का जो ट्रांसमिशन है वो किस रूट से हुआ है। COVID-19 disease in children less than 1 year of age requires caution and monitoring for progression of illness। तो अभी तक के जो हमारे पास डेटा आए हैं उससे हमें ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि 1 साल के नीचे का जो बच्चा है उसमें कॉशियस रखने की ज़रूरत है हमें, जो न्यूनेट्स हम कहते हैं। और बट जो चिल्ड्रन में है इतनी वायरलेसली नहीं पाई गई है, तो प्रॉपर अगर प्रिकॉशंस रखे हैं और ध्यान रख रहे हैं सारे सिम्टोमेटोलॉजी का, तो हम बच्चे को घर ले जाने की परमिशन दे सकते हैं या फिर टेक केयर फ्रॉम होम कर सकते हैं, अनटिल अनलेस बच्चा सीरियसली इस चीज़ में सिम्टम्स जो है वो सीरियस ना हो या फिर कोई अंडरलाइन कंडीशन बच्चे में ना। अब न्यूबॉर्न डिलीवरी के जो मैनेजमेंट है, मदर एंड पॉजिटिव और पेशेंट अंडर इन्वेस्टिगेशन,
इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो नॉलेज है कोरोना वायरस के बारे में या फिर कोविड-19 के बारे में, ये हर रोज़ बढ़ती जा रही है। हर रोज़ एक नई चीज़ हमें समझने को मिल रही है या देखने को मिल रही है। इसमें अर्ली नोटिफिकेशन या फिर जितना जल्दी हमें इस चीज़ का पता चलेगा उतना हमें न्यू बॉर्न की केयर के बारे में या फिर न्यू बॉर्न उसका केयर के बारे में हमें ज़्यादा पता चलेगा। मिनिमाइज द पीपल इन द डिलीवरी रूम आर दी ओनली प्रिकॉशंस विच यू शुड मेंटेन। मतलब डिलीवरी रूम में मिनिमल एक्सपोजर रखो कि जो पेशेंट के लिए डिलीवरी के लिए ज़रूरी है उतने ही आदमी डिलीवरी में रूम में रहे, बट वो सारे भी पूरे नेसेसरी प्रिकॉशंस पहने रहे, मतलब पीपीई किट और मास्क एंड फेस शील्ड एंड ऑल। ओके, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जो मदर के लिए यूज़फुल होंगे या फिर डिलीवरी के टाइम यूज़फुल होंगे उनको प्रॉपर्ली चेक करना है, सैनिटाइज करना है। इवन आफ्टर डिलीवरी सारा प्रोसीजर रिपीट करना होगा। इवन जब प्रोसीजर रिपीट करा जाए या फिर बेबी को डिलीवरी रूम से जब ट्रांसफ़र करते हो आप बाहर NICU में, तो जो डिलीवरी रूम में पीपीई किट पहना है उससे चेंज करना भी ज़रूरी है जब आप वहाँ से दूसरी वार्ड में जाओ, क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन का जो इशू है वो हमें प्रॉपरली मेंटेन करना है। तो वो पीपीई किट या फिर वो गाउन्स जो आपने डिलीवरी रूम में पहने हैं वो वहीं पे उतार के चेंज करके फिर हमें बब्बी को लेके दूसरे रूम में जाना है। सो जो कॉन्टैक्ट वाला जो इशू है वो हम जितना मिनिमाइज कर सके उतना फ़ायदे में रहोगे। एक और चीज़ कि रिससिटेशन जो है वो सारे इक्विपमेंट्स जो है न्यूनेटल के यूज़ में वो रेडिली अवेलेबल रहने चाहिए। उसमें जो जैसे मैंने बोला कि जो अननेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं उसको डिलीवरी रूम के बाहर ही रखना है, और रिससिटेशन कार्ड जो है वो एकदम हैंडी रखना है। तो जस्ट आउटसाइड डिलीवरी रूम रखना चाहो कि फटाक से लेके आ सके उतना तो भी चलेगा, बट जो अननेसेसरी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो डिलीवरी रूम के बाहर होने चाहिए। अब इन्फेंट जो है फैमिली मेंबर्स से सेपरेट नहीं होना चाहिए, बट फैमिली नॉट टू अकम्पनाई ऑन ट्रांसफ़र। मतलब फैमिली के साथ तो होने चाहिए, बट जब बेबी को डिलीवरी रूम से ट्रांसफ़र कर रहे हो तब फैमिली मेंबर्स उसके आसपास नहीं रहे ताकि ट्रांसमिशन के चांस ना हो, अनटिल अनलेस पूरा इवैल्यूएशन उसका कंसल्टेशन पूरा हो जाए और सारा जो IPAC मैनुअल है उसके सारे जो एडमिशन के प्रोसीजर्स हैं या फिर प्रिकॉशनरी प्रोसीजर्स हैं वो सारे फॉलो होने चाहिए। अभी तक आपके अपने पास इनसफिशेंट डेटा है जो एविडेंस है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है नहीं, तो उसकी वजह से आपको नेसेसरी सारे प्रिकॉशंस ये मान के चलना है कि जब तक बेबी का टेस्ट ना हो तब तक बेबी को कोविड-19 पॉजिटिव मान के ही सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। और एडिशन ऑफ एयरबोर्न रिक्वायरमेंट्स इज़ नॉट रिकमेंडेड एट दिस टाइम फॉर द केयर ऑफ द न्यूबॉर्न एट डिलीवरी ओनली। मतलब कि एक बार डिलीवरी रूम के बाद में एयरबोर्न इन्फेक्शन जो है वो एयरबोर्न इन्फेक्शंस जो है उसका एडिशनल केयर लेना है हमें। बेबी को तुरंत पीपीई किट पहना दो या फिर उसको फेस शील्ड पहना दो, इस तरह के जो है वो हमें जब तक एविडेंस ना मिले तब तक इस तरह के जो रिगरसली चीज़ें करना है वो नहीं करनी। एक बार पूरा टेस्टिंग हो जाए, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी का पता चल जाए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें करनी है। अब मैटरनल केयर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए कि मदर का भी उतना ही केयर होना चाहिए जितना बेबी है, क्योंकि अगर मदर को प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड या फिर ब्रेस्ट मिल्क आएगा तो ही बेबी हेल्दी रहेगा। सो सारे जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं उसमें मदर और बेबी का जो बॉन्ड है वो ना टूट जाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ये जैसे कि हमने पहले भी देखा कि अगर एंटिसिपेट कर रहे हो कि मदर को जो एंटिसिपेशन हम करते हैं ना कि मदर को कोविड-19 पॉजिटिविटी है, तो हम एंटिसिपेट करते हैं बच्चे को भी होगी। तो अगर एंटिसिपेटेड है तो नेसेसरी सारे प्रिकॉशंस, नेसेसरी सारे जो स्टेप्स हैं वो सारे लेने चाहिए। उसमें आपको न्यूनेटल केयर का जो है ना एडमिशन वो और वेल बॉर्न न्यूबॉर्न, ये दोनों के केयर मतलब प्री टर्म न्यूबॉर्न और वेल बॉर्न न्यूबॉर्न मतलब जो टर्म न्यूबॉर्न है उन दोनों के एंटिसिपेटेड केयर या फिर जो हम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं उनको एज इट इज़ फॉलो करना है। द ओनली थिंग विच यू शुड ऐड इज़ द नेसेसरी प्रिकॉशंस यू हैव टू टेक फॉर अवॉइडिंग द कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन फॉर टू द बेबी। तो जो अगर प्री टर्म है तो उस तरह के प्रिकॉशंस, और अगर टर्म है तो उस तरह के नेसेसरी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं। अगर आपको सिर्फ कंफर्मेटरी नहीं है कि बेबी को कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं, तो जब तक कंफर्म हो रहा है
तब तक सारे प्रिकॉशंस जो हैं, एडिशनल प्रिकॉशन, उनको फैमिली से आइसोलेट करना या फिर उसको बेबी को मदर से आइसोलेट रखना। आइसोलेशन इज़ नॉट नेसेसरी बट नेसेसरी प्रिकॉशंस की कांटेक्ट ना हो वो रखना ज़रूरी है। आफ्टर डिलीवरी भी सारे जो केयर है नॉर्मल वार्ड में या फिर NICU में एडमिशन के जो नॉर्मल क्राइटेरियाज हम फॉलो करते हैं आफ्टर डिलीवरी, वो सारे जो कांटेक्ट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कांटेक्ट हो सकता है, वो सारे जो प्रिकॉशन नेसेसरी हैं वो सारे भी आपको रखने हैं, क्योंकि यही जो टाइम है केयर गिवर का जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो इनिशियल फ्यू आवर्स है जब तक आपको टेस्टिंग ना आ जाए वो, और उसके बाद भी मदर को सारा कुछ समझा के देना है कि किस तरह से बेबी और मदर के बीच में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। केयर गिवर जो है वो अदर रूम में बेबी का केयर करे, मदर जो है वो अपने आप को आइसोलेट रखे, ओनली जब ब्रेस्ट फीड करवाना हो तभी बेबी को मदर के पास लाया जाए, और उस टाइम भी मदर प्रॉपर पूरी अपनी प्रिकॉशन लें कि जो ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन है वो ना हो, कांटेक्ट से ट्रांसमिशन ना हो, प्रॉपरली हैंड वॉश, हाइजीन, मास्क, फेस शील्ड, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। कन्फर्म्ड न्यू केसेस जो होते हैं उनका मैनेजमेंट में है वो भी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। उसमें अगर आपको कोई न्यूनेट है, उसका केस का कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है या फिर जो सस्पेक्टेड पेशेंट है इन्वेस्टिगेशन के अंडर है, उन सब का भी जो वायरुलेंसी है वो टेस्ट भी प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 3 to 7 डेज़ का है इन जनरल। सो 1 डे जो है वो शॉर्टेस्ट पीरियड है और 14 डेज़ जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है। तो ये जो ट्रांसमिशन का टाइम है या फिर इंक्यूबेशन पीरियड का जो टाइम है, इसे भी हम ध्यान में रखना चाहिए कि 3 डेज़ अभी जैसे कि 2 आवर्स में आपने एक केस देखा जिसमें 2 आवर्स में उसका सैम्पलिंग लिया गया था, वो नेगेटिव था, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो इंक्यूबेशन टाइम में नहीं था, तो वो इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है, इसीलिए उसकी रीसैम्पलिंग की गई और वो 16th डे तक नेगेटिव था। ये चीज़ की हमें यहाँ पे उस केस में हमें पता चला, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि 1 डे इज़ द शॉर्टेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड एंड 14 डेज इज़ द लॉन्गेस्ट। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड को आप रूल आउट नहीं कर सकते। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आ सकते हैं? टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी और लिथार्जी, ये क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो न्यूरोलॉजी के आ सकते हैं। रेस्पिरेटरी में न्यूनेट में क्या हो सकता है? ग्रंटिंग, नेजल फ्लैरिंग, टेकिपनिया, चेस्ट रिट्रैक्शन, सेंट्रल साइनोसिस और पैलर और एपनिया, ये सारी चीज़ें हैं जो जनरल सिम्टम्स में आती है जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें नेजल फ्लैरिंग जो है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को दर्शाती है। ग्रंटिंग जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको सुनाई देती है, बट नेजल फ्लैरिंग दिखाई देने लगेगी। ओके, तो उसमें टेकिपनिया, चेस्ट रिट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें भी आपको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करनी आनी चाहिए। GI सिम्टम्स में क्या आ सकते हैं? एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ सकता है, बच्चे का पेट फूला लग सकता है आपको। फीडिंग इंटॉलरेंस, मतलब बच्चा फीड नहीं ले पा रहा है, बार बार उल्टी कर सकता है, तो डायरिया हो सकता है बेबी को। इस तरह के आपको GI सिम्टम्स दिख सकते हैं। एमेसिस मतलब उल्टी आना। तो जो GI सिम्टम्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली भी हम देखते हैं बच्चों में। देखो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उनमें भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी हो सकते हैं और ये GI सिम्टम्स होते हैं, बट क्योंकि इसकी मदर कोरोना पॉजिटिव है या फिर कोविड-19 पॉजिटिव है, तो ये सब चीज़ों की एडिशनली आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे कोई भी सिम्टम्स आए तो उनको हम अरे नॉर्मली ऐसा होता है, इस तरह से उसको रूल आउट ना किया जाए। अब लैब फाइंडिंग्स में क्या क्या आपको मिल सकता है? ल्यूकोपीनिया मिल सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है और ल्यूकोपीनिया भी मिल सकता है, और लिम्फोपीनिया, ये सेकेंड लाइफ फाइंडिंग्स हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया के एलिवेटेड क्रिएटिनिन काइनेस, एलिवेटेड एल्कलाइन फॉस्फेटेस, एलिवेटेड एलेनाइन ट्रांसमीनेस, एस्पार्टेट ट्रांसमीनेस जिसको AST और ALT हम कहते हैं, जो रेशो हम देते हैं, एलिवेटेड लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस LDH, ये भी एलिवेटेड। तो ये सारी चीज़ों का एलिवेट होना, और रेडियोग्राफी में चेस्ट एक्सरे इन्फिल्ट्रेट्स जो कि निमोनिया को दर्शाता है, ये हमें लैब फाइंडिंग्स में ध्यान में रखना है। अब अगर हम कोई भी बेबी को एडमिट करते हैं, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एडमिशन प्रोसेस में कोई भी कंफर्म्ड केस हो या सस्पेक्टेड केस हो, या फिर मदर को जिसको कोरोना पॉजिटिव है या कोविड-19 पॉजिटिव है, उनको बर्थ अगर हो रहा है, तो जो एडमिशन है उसका प्रोसीजर स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। सिंगल पेशेंट, सिंगल रूम, isolation of baby and mother in the starting few hours until unless the test results come
कांटेक्ट जो है वो ड्रॉपलेट से या फिर उससे कांटेक्ट ट्रांसमिशन जो है वो काफ़ी प्रिकॉशनरी लेना है, या फिर ऐसा ट्रांसमिशन ना हो इसके प्रिकॉशंस फुल लेने हैं आपको। आइडियली क्लोज इंक्यूबेटर, मतलब नज़दीक जो रहता है ना, हम ध्यान रखते हैं, तो क्लोज इंक्यूबेटर मतलब बेबी को एक क्लोज्ड स्पेस में रखा जाए ताकि जब तक उसका टेस्ट रिजल्ट ना आए उसका इन्फेक्शन दूसरे बच्चे में ना हो। तो इस तरह से हमें सेपरेशन और सेग्रीगेशन मदर और बेबी दोनों का आइसोलेशन करना ज़रूरी है। अगर PICU में है और बेबी अगर 750 ग्राम से ज़्यादा है तो और ड्रॉपलेट या फिर कांटेक्ट इसकी हिस्ट्री है हमें, तो बेबी के नेज़ल स्वैब लेना है और उसका टेस्टिंग करना है। 750 ग्राम से ज़्यादा है इन्फेंट तो ही आप नेज़ल स्वैब लोगे, वरना हमें, क्योंकि उसके रेस्पिरेटरी स्ट्रेस हो सकता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। यहाँ पे सिम्टोमेटिक इन्फेंट है तो ये सारे कन्फर्मेटरी जो टेस्ट हमने पहले देखे वो टेस्ट्स करवाने हैं, और आइसोलेशन, यूनिट शुड बी आइसोलेटेड फॉर एटलीस्ट 10 डेज ताकि हमें सिम्टम्स के ऑनसेट का पता चले। अगर नियोनेट एसिम्प्टोमेटिक है और हमें ऐसी आशंका है कि बेबी को ट्रांसमिशन हो सकता है, तो हमें क्या क्या लेना है कि अगर कॉन्टैक्ट केस कोई इन्वेस्टिगेशन नियोनेट को जो है ना एसिम्प्टोमेटिक है और ऐसी कोई केस हिस्ट्री नहीं है, तो भी हमें लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो रूटीनली नहीं करवाने, बट प्रिकॉशंस रखने हैं, ध्यान रखना है। नियोनेट बिकम सिम्प्टोमेटिक फॉर वायरल इलनेस देन कंप्लीट द डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस जो हमने प्रायरली पढ़े या फिर ध्यान में रखे, वो सारे जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हमें कब करवाने हैं? वो तब करवाने हैं जब सिम्टम्स दिखाई देने लगे, उस केस में हमें ये करवाने हैं। ये उन केसेस में जिसमें हमें कन्फर्मेटरी कोरोना पॉजिटिविटी का कोई हमें आशंका नहीं है। आइसोलेशन पीरियड फॉर 14 डेज टू एंश्योर दी फुल इंक्यूबेशन पीरियड हैज़ पास्ड, मतलब जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा 14 दिन जो है वो मैक्सिमम है इंक्यूबेशन पीरियड का, तो फुल आइसोलेशन 14 दिन तक रखना है। ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन एयरबोर्न से वो पूरा जितना हमें फॉलो कर सकते हैं स्ट्रिक्टली उतना फॉलो करना है। शुड बी इवेल्युएटेड विद लोकल IPHC, मतलब सारे जो इवैल्यूएशन है वो लोकल जो डॉक्टर हैं वो सारे इवैल्यूएशन उस हिसाब से या फिर लोकल गाइडलाइंस के हिसाब से सारे इवैल्यूएशन होने चाहिए। केयर एंड मैनेजमेंट में सपोर्टिव केयर है, रिस्क बेनिफिट मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट से अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मदर है तो डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फुल्ली डिस्कस किए जाए मदर का, ठीक है। तो मदर को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि ब्रेस्ट मिल्क में जो है वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं है, तो ब्रेस्ट मिल्क जो है किसी भी तरीके से दिया जाए, डायरेक्टली दिया जाए या फिर एक्सप्रेस करके दिया जाए, ब्रेस्ट मिल्क जो है वो बेबी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ओके, मदर शुड पुट ऑन फेस मास्क, प्रैक्टिस हैंड हाइजीन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रिड्यूस करना है जितना हो सके, ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है उसका प्रॉपरली ध्यान रखना है। नियोनेट जो मदर से सेपरेट हो सकता है, एवरी एफर्ट शुड बी प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, मतलब अगर मदर और बेबी का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो जितना हो सके उतना एफर्ट्स लेना है कि ब्रेस्ट मिल्क बेबी तक एक्सप्रेस करके पहुँचे। ओके, डिस्चार्ज के क्या कंसिडरेशन है कि डिस्चार्ज जो है वो लोकल गाइडलाइंस के हिसाब से हो सकता है, बेबी की कंडीशन के हिसाब से हो सकता है। मदर अगर कंडीशन है कि मदर घर पे छोड़े जा सके या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं तो आप डिस्चार्ज कर सकते हो, बट ये सारा जो क्राइटेरिया है वो लोकल गाइडलाइंस के हिसाब से होगा। आप कोई क्राइटेरिया फॉलो ऐसे ही नहीं कर सकते, मतलब एक जगह का जो गाइडलाइंस है वो अलग होगा, दूसरी जगह का गाइडलाइंस अलग है, तो जैसे जैसे लोकल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से हो सकता है। बट अगर मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी है, प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने उनको समझा दिए हैं, सारे जो सिम्टोमेटोलॉजी आ सकते हैं वो ध्यान में रखना समझा दिया है, तो यू कैन डिस्चार्ज द मदर एंड द बेबी, बट ओनली इफ़ यू हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग प्रॉपरली। जो कॉन्टैक्ट है वो सारा अवॉइड करने का, अदरवाइज 14 डेज तक आप अगर आइसोलेट करना चाहते हो या फिर लोकल गाइडलाइंस के हिसाब से 14 डेज तक उसको यहीं पे रखना है, ये ऐसे गाइडलाइंस हैं, तो 14 डेज के बाद में टेस्टिंग के बाद में उनको डिस्चार्ज कर सकते हैं। ये सारे रेफरेंसेस का चार्ट है जहाँ से ये रेफरेंसेस लिए गए। तो आज हमने इन शॉर्ट ये सीखा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन का कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है, तो हम उसको रूल आउट भी नहीं कर सकते, ठीक है। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है ये बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, तो इसे जितना हो सके PPE किट, फेस मास्क, फेस शील्ड
ये सारों से जितना हो सके स्टेरिलाइजेशन से जितना हो सके इसे हाइजीन मेंटेन करके इसे अवॉइड करना है नियोनेट टू मदर, ठीक है। और ये दोनों को, मदर और नियोनेट दोनों को जो सेपरेट अगर करना पड़े तो भी ब्रेस्ट मिल्क जो है वो एक्सप्रेस करके दो, बट ब्रेस्ट मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रेस्ट मिल्क में और वजाइनल सेक्रेशन में दोनों में ही कोरोना के कोई भी अवशेष नहीं पाए गए हैं। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है न्यूबॉर्न केयर में, जो कि हमें अब तक पता चली है। रिसेंट एडवांसमेंट या फिर और क्या डाटा आएगा उस हिसाब से ये जितना भी डाटा हमने आज पढ़ा वो चेंज हो सकता है। सो इधर तक जो हमने पढ़ा वो याद रखिए और आगे अगर कोई चेंजेस हुआ तो हम अपडेट करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है, बट आप जैसे देखोगे ना इसमें एसेंशियल पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिगरस इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, या फिर जिस पे ऐसा लगता है ना कि ये तो हाँ ये तो करना ही है, इतना कैजुअली इसे ले लिया जाता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं जिनके इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ये मिस होने की वजह से ही यहाँ पे न्यूनेटल मॉर्टेलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम इन अ जिस्ट वो सारी चीज़ें को हम ध्यान में लेंगे जो कि पॉइंट वाइज हमें नहीं याद रहते। जैसे कि अगर हम पढ़ लें कि न्यूबॉर्न आफ्टर डिलीवरी, जस्ट आफ्टर डिलीवरी क्या ज़रूरी है, तो हमें बहुत उंगलियों पे याद रहता है कि ABC हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमें ABC याद रखना है कि बच्चे का एयरवे, ब्रीदिंग और उसका सर्कुलेशन ये हमें देखना है। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानती हूँ, बिकॉज इट इज़ लाइफ सेविंग। हाँ, बट उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली हमें पता है हमें करनी है, बट हम उसे इतना कैजुअली लेते हैं कि कहीं ना कहीं उसके मिस होने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए बच्चे जो न्यूबॉर्न है, हेल्दी न्यूबॉर्न है, जिनका जन्म होता है, जिनमें ना तो कोई एयरवे की प्रॉब्लम है, ना ब्रीदिंग है, ना सर्कुलेशन की है, बट फिर भी ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि बच्चे की डेथ हो गई ऑन दी फर्स्ट डे आफ्टर डिलीवरी। तो जिसे हम मानते हैं ना साइलेंट किलर, तो साइलेंट किलर हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो छोटे छोटे बेसिक स्टेप्स हैं वो हम कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ उसी पॉइंट्स को फोकस करके होगा कि काफ़ी असेंशियल केयर जो है वो न्यूबॉर्न का हम किस छोटे छोटे पॉइंट्स को जो हम निगलेक्ट करते हैं वो निगलेक्ट ना करके हम लेके एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। आज के हमारे लर्निंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे? हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा आज का न्यूबॉर्न केयर एट द टाइम ऑफ बर्थ। इसका क्या इम्पोर्टेंस है कि बर्थ के टाइम पे हम केयर की बात कर रहे हैं, हम एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम क्रिटिकल केयर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हम लाइफ सेविंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट लाइफ सेविंग भी इस तरह से एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। सेकेंड हमारा लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है कि एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर का जो स्टेप्स है उनके फॉलो करने के क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो स्टेप्स क्या हैं और उसके क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग इंजेक्शन विटामिन के को भी आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एट्रोपिन एड्रेनालिन इंजेक्शन पे इतना ध्यान दे लेते हैं कि विटामिन के का इंजेक्शन न्यूनेटल केयर कार्ट में रखना ही भूल जाते हैं। तो ये जो कार्ट में विटामिन के रखने का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर विटामिन के किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी आज हम इस लेक्चर के द्वारा पढ़ेंगे। अब न्यूबॉर्न केयर का क्या इम्पोर्टेंस है? मोस्टली न्यूनेटल डेथ जो रहती है वो ड्यूरिंग फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ और इन द डिलीवरी रूम ऐसे रिपोर्ट की गई है। तो ये क्या रीज़न हो सकता है कि डिलीवरी रूम में ही बच्चे की डेथ हो गई, या फिर फर्स्ट डे पे ही एक हेल्दी टर्म न्यूबॉर्न इन्फेंट की डेथ हो गई? तो टर्म ना हो, प्री टर्म हो, है ना, पोस्ट टर्म हो, तो बट हेल्दी है, ठीक है, ब्रीदिंग अच्छे से एस्टेब्लिश हुई है, सर्कुलेशन प्रॉपर है, आपने एयरवे का अच्छा ध्यान रखा, बट ऐसी कौन से स्टेप्स है जो हम अवॉइड कर सकते थे बट हमने अवॉइड नहीं की? तो ये कुछ एक वो स्टेप्स हैं जो कि एसेंशियलिटी में आते हैं। तो क्या रीज़न हो सकता है कि ये जो एसेंशियल क्रूशियल टाइम था वो हमने मिस कर दिया? अब even for the deaths occurring in the rest of the neonatal period, care given at the time of birth is
एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंसर। ठीक है, बाद में जो डेथ्स पाई गई या फिर सेकेंड डे, थर्ड डे, रेस्ट डे पे, इसमें भी ये जो फर्स्ट डे का जो केयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंसर माना गया है। तो कौन से केसेस जो हैं वो हमने नोटिस किए हैं, जो ये फर्स्ट डे की जो एसेंशियल केयर जो है वो मिस होने की वजह से हो सकते हैं। वो हो सकता है हाइपोथर्मिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हाइपोथर्मिया एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, जो समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि हमें नहीं हो रही है, क्योंकि वो बेबी में हो रही है। तो हमने कौन सा ऐसा स्टेप मिस कर दिया या फिर कौन सी ऐसी चीज़ मिस कर दी जिसकी वजह से बेबी हाइपोथर्मिया में चला गया, इवन तो बाहर का टेम्परेचर या फिर क्लाइमेट इतना ठंडा नहीं था या फिर इतना गर्म नहीं था। ठीक है, तो ये चीज़ है टेम्परेचर स्टेबिलिटी की जो आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड इज़ एक्सफेक्सिया, या फिर जो कहते हैं ना सांस लेने में तकलीफ होनी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होनी, और कोई भी टाइप का इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत अवॉइड करते हैं। अभी हमें इन्फेक्शन जो है इससे काफ़ी वर्ड्स सामने आते हैं, बट वो इन्फेक्शन होने का सोर्स जो है वो सबसे छोटा सोर्स हो सकता है आपके अनवॉश्ड हैंड्स, या फिर आपके जो ग्लव्स हैं वो प्रॉपर्ली सैनिटाइज्ड नहीं थे। तो ये जो हैंडलिंग है बेबी की इनिशियल टाइम के, ये हैंडलिंग के टाइम ये इन्फेक्शन जो है ये बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप है जो कि बेबी के डेथ को भी लीड कर सकता है। जो सेप्सिस है वो यहाँ से भी जा सकते हैं। सो ये वेरी इसेंशियल है केयर न्यूबॉर्न के लिए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स हैं जिससे आप हाइपोथर्मिया, एक्सफेक्सिया, सेप्सिस या फिर इन्फेक्शन कह लो जैसी चीज़ें को आप अवॉइड कर सकते हो। अब स्टेप्स क्या क्या है। अब फर्स्ट स्टेप है कि जब बच्चे का बर्थ हो तब आप जोर से बच्चे के बर्थ का टाइम अनाउंस करें। वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो डिलीवरी करा रहे हैं वो डिलीवरी कराने में व्यस्त हैं। तो आप अगर बच्चे का केयर में हो इन्वॉल्व, तो सबसे पहले बच्चा डिलीवरी होते ही आपके हाथ में आने से पहले आपको उस बच्चे का डिलीवरी टाइम बताना है, ताकि हम एग्जैक्ट टाइम पे उसकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हम अपगार स्कोरिंग करते हैं एट 1 मिनट एट 5 मिनट्स, तो उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप इज़ डिलीवर द बेबी ऑन टू अ वार्म क्लीन ड्राई टॉवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि बेबी को जब डिलीवर कर रहे हो या फिर जिस कार्ट में, ट्रे में या फिर हाथ में, जहाँ पे भी बेबी आप ले रहे हो वहाँ का जो एरिया रहना चाहिए या वो जो टॉवल है वो क्लीन होना चाहिए। ठीक है, वो ड्राई होना चाहिए और वो प्रॉपरली वार्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड कीप ऑन मदर्स चेस्ट एंड एब्डोमेन बिटवीन दी ब्रेस्ट। ठीक है, तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है वैसे ही बच्चे को उस टॉवल में रैप एक बार इनिशियली फॉर द फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स आप उसको लेके उसको रैप करके माँ के पास दो। ये जो मदर एंड बेबी का फर्स्ट कांटेक्ट है ना, ये फर्स्ट कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यू सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। हाँ, अनटिल अनलेस अब हम जो भी आप आज पढ़ रहे हैं दैट वी आर टेकिंग इनटू द माइंड कि बेबी एक हेल्दी बेबी है, एट टर्म है, तो सो जो एयरवे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन वाली प्रॉब्लम्स है ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। ये हम एट द बेस ऑफ द माइंड या फिर एट द बैकग्राउंड हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि जिस बेबी को एयरवे डिफ़िकल्टी है या फिर जिसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी है, प्री मैच्योर डिलीवरी है या फिर कॉम्प्लिकेटेड केस है, उसमें भी हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। हाँ, क्लीन ड्राई टॉवल का स्टेप्स तो वहाँ पे भी फॉलो करेंगे, बट वो जो फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स ऑफ कॉन्टैक्ट है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बैक ऑफ द माइंड लेके ही हम चलेंगे, बट यहाँ पे हम एसेंशियली सब कुछ ऑन दी पॉजिटिव साइड लेके सोच रहे हैं। सब एवरीथिंग इज़ ऑन दी गुड साइड फॉर द बेबी एंड मदर। ठीक है, तो पहले हम फ्यू सेकेंड्स के लिए मदर और बेबी का कांटेक्ट करवाएंगे। इस कांटेक्ट से जो वार्मथ है मदर की वो भी बेबी को मिलेगी, उनका बॉन्डिंग होगा और मदर से जो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को मिलेगा उसका जो इनिशिएशन है वो यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएशन के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर है कि बेबी को ड्राई करते टाइम ही उसका असेसमेंट ले लो कि उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अभी तो मैं ना ड्राइंग पे ध्यान दे रहे हैं तो हम उसका जो एसेंशियलिटी है वो बाद में चेकअप करेंगे या फिर जो अपगार है वो बाद में देखेंगे। नहीं, आपको पूरा कीन रहना है, आपके सारे 5 सेंसेस जो हैं वो अलर्ट पे रहने चाहिए। बेबी को अपना स्पेस देना है आपको, बट आपको अपना कंफर्ट जोन
नहीं लेना है। आपको ड्राइंग कर रहा हूँ अभी तो मैं, है ना, बट अभी मैं उसका ABC बाद में लूँगा। दैट्स नॉट दी पॉइंट ऑफ एसेंशियल केयर गिविंग, ठीक है। सो ABC इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट ड्यूरिंग द ड्राइंग टाइम आपको वो जो टाइम ड्राइंग का मिल रहा है उस वक्त आपको सारी चीज़ें एसेंशियलिटी जो बोलते हैं ना कि नेकेड एग्जामिनेशन, वो तुरंत उसी टाइम कर लेना है जब आप उसको ड्राई कर रहे हो बेबी को। एक बार ड्राई करने के बाद में आपको वो जो वेट टॉवल है उसको रिप्लेस करना है क्लीन टॉवल से। इमीडिएटली उस वेट टॉवल को डिस्कार्ड कर दीजिए और एक ड्राई टॉवल लेके बेबी का अब फॉरवर्ड जो एग्जामिनेशन आपको करना है या केयर गिविंग है वो आप कर सकते हो। अभी इस एक बार ड्राइंग हो जाए उसके बाद में आपको नेसेसरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो लेना है वो है क्लैंपिंग द कॉर्ड एंड कटिंग द कॉर्ड। तो पहले तो आपको जो डिलीवरी पर्सनल है उन्होंने आपको सिर्फ उसको आर्टरी से फोर्सेप्स से उसको क्लैम्प करके दिया है। अब आप उसको नेसेसरली कट करोगे जस्ट इन केस कि अभी भी अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच्ड है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे प्रोटोकॉल्स है कि इनिशियली जो फ्यू मिनट्स हैं तब तक कॉर्ड को कट नहीं करते, क्लैम्प नहीं करते। तो दोज फ्यू मिनट्स अगर वो इनिशियल पार्ट है तो वो फ्यू मिनट्स में आपका ड्राइंग हो जाना चाहिए, डिस्कार्ड दी ओल्ड टॉवल एंड रिप्लेस इट विद द क्लीन टॉवल एंड देन अब वो फ्यू मिनट्स हो चुके हैं तो आप क्लैम्प कर सकते हो। बट ये फ्यू मिनट्स में एसेंशियल जो हम कहते हैं ना असेसमेंट, वो नहीं स्टॉप होना चाहिए। लीव द बेबी बिटवीन दी मदर्स ब्रेस्ट, क्योंकि आपका इनिशियल असेसमेंट हो चुका है, क्लीन हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है टॉवल, ड्राई है बेबी। तो अब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए सेकेंड टाइम जो इनिशियल फ्यू सेकेंड्स का टच था उसके बाद में अभी ये कुछ मिनट्स का रेस्ट जो पीरियड है वो आप बेबी को मदर के साथ दे सकते हो। तो कहाँ पे रखना है? बगल में नहीं रखना है, बेबी को मदर के टमी पे नहीं रखना है, बेबी को मदर के दोनों ब्रेस्ट के बीच में रखना है ताकि सपोर्ट रहे, ब्रेस्ट के कांटेक्ट में रहे। कांटेक्ट में रहने के साथ साथ आपको मदर और बेबी का जो बॉन्ड है वो फॉर्म होने में मदद हो। तो दोनों ब्रेस्ट के बीच में मदर के बेबी को प्लेस कर दीजिए फॉर फ्यू मिनट्स। अब बेबी को आइडेंटिटी लेबल लगाना भी ज़रूरी है। यहाँ पे काफ़ी जगह पे ये प्रोसीजर जो है, जो फर्स्ट वाला है ना टाइम ऑफ बर्थ और ये जो लास्ट वाला है, ये दो चीज़ें काफ़ी स्किप होती हैं। बट आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, ये दोनों पॉइंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। अब बेबी का जो हेड है उसको स्पेशली कवर कीजिए कैप से और मदर एंड बेबी विद दी वार्म क्लॉथ। अब मदर को निगलेक्ट मत कीजिए कि मदर को तो, क्योंकि ब्रेस्ट के बीच में बेबी को रखना है तो मदर को पूरा एक्सपोज कर दिया और बेबी को कवर करके रखा है, नहीं, मदर को और बेबी को वार्म टॉवल से कवर कीजिए। एनकरेज द इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये जो एनकरेजमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग का, ये यहीं से शुरू होना चाहिए। काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में तो ये क्राइटेरिया भी फॉलो किया जाता है जब डिलीवरी रूम में ही ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी जाए। बट अगर डिलीवरी रूम में ना कर पाए तो विद इन 30 मिनट्स इज़ द रूल कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी ही है। आपका इनिशियल सारा असेसमेंट हो जाए, आपका ट्रांसफ़र शिफ्ट हो जाए, वॉटेवर जो भी आपको करना है करके 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपको ये ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। अगर वजाइनल डिलीवरी नहीं है, LACS है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है ब्रेस्ट फीडिंग में। इसीलिए विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू इनिशिएट दी ब्रेस्ट फीडिंग। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन विटामिन K, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी जगह पर डिले हो जाता है तो ये डिले नहीं होना चाहिए। विटामिन K इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हीमोरेजिक डिजीज़ हैं जो आपको पहले पता नहीं होते हैं, बेबी कैन ब्लीड टू डेथ, क्योंकि अभी आपने कॉर्ड को क्लैम्प कर दिया, कट कर दिया, आप बेबी को अच्छे से वार्म रखने के लिए अच्छे से कवर कर रहे हो, तो वो जो ब्लीडिंग होगी अगर उस कॉर्ड से, अगर कुछ हीमोरेजिक डिजीज़ है तो आपको नहीं पता चलेगा। दैट्स वाई ये जो स्टेप है जिसमें विटामिन K देना है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ इंसिडेंसेस वेर इन ब्लीडिंग अननोइंगली कॉर्ड में से हो जाती है, क्योंकि आपने कट किया ना कोई एक पार्ट, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। सो विटामिन K का कोई ऐसा नहीं है कि इस बेबी को देना है, जिनको नहीं मालूम है उनको नहीं देना, नहीं, विटामिन K देना ही है।
अब एक बार इन शॉर्ट हम वापस से रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं वो ज़रूरी है। पहला स्टेप्स जो है वार्मथ के लिए ज़रूरी है। तो वार्मथ के लिए क्या क्या करोगे आप? बेबी को ड्राई एंड वार्म टॉवल में रखा जाएगा, इमीडिएटली बेबी को ड्राई करा जाएगा और बेबी का हेड जो है वो कैप से कवर करके मदर के स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाएगा। दैट दीज ऑल स्टेप्स आर रिगार्डिंग दी वार्मथ। ओके, सेकेंड है इन्फेक्शन प्रिवेंशन। इन्फेक्शन प्रिवेंशन से क्लीन कॉर्ड कट होगा, कॉर्ड को टाई किया जाएगा और ड्राई कॉर्ड स्टम्प, ठीक है, कॉर्ड का जो स्टम्प है उसे ड्राई कर दिया जाएगा। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया जो काफ़ी चीज़ों में मदर्स मिल्क को इनिशिएट करने के लिए हेल्पफुल है। और एसेस वाइल ड्राइंग और अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ये सारे न्यूनेटल ब्रीदिंग और न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए है। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में फॉलो करने ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा कि हम विटामिन के इंजेक्शन के बारे में भी या फिर कब कौन कहाँ देना है ये भी थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे। सो इंजेक्शन हु मीन्स कौन रिसीव करेगा, किसको देनी है इंजेक्शन विटामिन के, ये ऑल न्यू बॉर्न्स को देनी है, ठीक है, जो भी न्यू बॉर्न है सभी को, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में बॉर्न हुआ है या फिर पीएचसी पे बॉर्न हुआ है तो इंजेक्शन विटामिन के का रूल फॉलो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही विटामिन के इंजेक्शन सारे न्यूबॉर्न को देनी है, ठीक है। अब प्रिपरेशन में इंजेक्शन विटामिन K1 दैट इज़ फिनोटेनाडाइन, ये 1 mg पर 1 ml और 1 mg पर 0.5 ml इस तरह से प्रिपरेशन होती है। डोज क्या होगा इसका? डोज होगा डोज टू बी गिवन, डोज पे बर्थ वेट के हिसाब से डोज होगा। अगर बर्थ वेट 1 kg एंड और मोर, तो 1 kg से ज़्यादा अगर बर्थ वेट है तो 1 मिलीग्राम देना है, और अगर बर्थ वेट 1 kg से कम जैसे 1000 ग्राम से कम है बेबी का तो आपको 0.5 मिलीग्राम इस हिसाब से डोसेज करनी है, ठीक है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे उसका साइट एंड रूट ऑफ इंजेक्शन। क्या साइट होगी, ठीक है, इंजेक्शन की क्या साइट होनी चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। इंजेक्शन की साइट होनी चाहिए एंटीरोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ दी थाई इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, मतलब थाई का जो पार्ट है उसका एंटीरियोलैटरल पार्ट में उसका इंट्रामस्कुलर, जैसे कि IM कहते हैं, IM इंजेक्शन देना है। सो एंटीरियोलैटरल पार्ट उसमें IM इंजेक्शन, ठीक है। हु विल गिव, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आइदर द मेडिकल ऑफिसर विल गिव, स्टाफ नर्स और ANM, इन तीनों में से कोई भी दे सकता है विटामिन के, ठीक है। वेयर इट विल बी गिवन, कहाँ देना है, मतलब कौन सी जगह पे देना है, दैट इज़ इन लेबर रूम में दे सकते हो कि लेबर रूम में जस्ट आफ्टर डिलीवरी आपने, जैसे मैंने पहले भी कहा, न्यूनेटल कार्ट जो है या फिर बेबी केयर का जो कार्ट है या बेबी ट्रॉली जिसे कहते हैं उसी में ये इंजेक्शन रखी जाए और लेबर रूम में दे दी जाए। इट कैन बी गिवन इन पोस्टनेटल वार्ड इफ़ मिस्ड इन लेबर रूम, अगर लेबर रूम में मिस हो गई है बाय एनी चांसेस तो उसको डिलीवरी रूम के बाहर जो वार्ड में शिफ्ट करते हैं पोस्टनेटल वार्ड में दे सकते हैं। इन केस ऑफ रिफरल द इंजेक्शन शुड बी गिवन एट दी रिफरल एरिया, दैट इज़ SNCU और फिर NB SU जो भी है जहाँ पे रिफ़र किया जाए, तो रेफरेंस के टाइम पे आप नोट कर सकते हो कि इंजेक्शन विटामिन की गिवन और नॉट गिवन। तो अगर नहीं दिया है तो जहाँ रेफ़र कर सकते हो या रेफ़र कर रहे हो वहाँ पे, जैसे कि NICU में रेफ़र कर दिया या फिर कोई आपके सेंटर पे NICU नहीं है दूसरे सेंटर पे आपने रिफ़र किया तो रिफरल वाले देंगे, इस हिसाब से आप एक नोट बना के उसको साथ में दे सकते हो। व्हेन इट विल बी गिवन, कब देना है, तो इट विल बी सून आफ्टर डिलीवरी एंश्योरिंग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद मदर और नॉट लेटर देन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के पहले आपको देना है। सो दिस इज़ द इनिशियल 24 आवर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट। तो 24 घंटे के पहले आपको विटामिन के का इंजेक्शन जो है वो देना है। सेकेंड लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट, 26 गॉज की नीडल चाहिए रहेगी और 1 ml की सिरिंज चाहिए रहेगी। स्टोरेज के लिए रूम टेम्परेचर है। रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग रखना है आपको, क्योंकि देखो दोबारा नहीं देनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने रिकॉर्ड में मेंशन नहीं किया कि इंजेक्शन विटामिन की दे दिया गया है या नहीं दिया गया है,
तो ये दोबारा दे दी जाए या फिर मिस कर दी जाए, सो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर लेबर रूम रजिस्टर में, या फिर केस शीट में, रेफरल स्लिप्स में, डिस्चार्ज टिकट ऑफ द न्यूबॉर्न, ये सारों में विटामिन के का जो है नोटिस होना चाहिए। मतलब कि लेबर रूम में अगर दे दी जाए तो लेबर रूम के जो शीट है, केस शीट पे जो लेबर रूम का रजिस्टर है उसमें नोट डाउन होना चाहिए कि विटामिन के गिवन। फिर जो बेबी का पेपर रहता है, केस पेपर रहता है, उस पर नोटिस होना चाहिए कि विटामिन के गिवन कितना डोज में, ठीक है। दूसरा होना चाहिए रेफरल स्लिप्स पे, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर बेबी को रेफ़र करना हो और आपने नहीं दिया है तो रेफ़र की जो नोट बना के देते हो उस पर नोट डाउन होना चाहिए कि विटामिन के गिवन और नॉट गिवन। और डिस्चार्ज टिकट, मतलब कि बेबी को डिस्चार्ज जब देते हो तो डिस्चार्ज स्लिप देते हो या फिर डिस्चार्ज कार्ड देते हो, उस कार्ड पे भी नोट होना चाहिए विटामिन के गिवन। ओके, सो दिस इन अ जिस्ट इज़ अबाउट विटामिन के। अब हमने आज के लेक्चर में क्या क्या की मैसेजेस देखे या फिर क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे कि आज हमने क्या क्या सीखा एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में या फिर न्यूबॉर्न मैनेजमेंट में। तो हमने आज देखा कि मोस्ट ऑफ द नियोनेटल डेथ्स ऑकर इन द डिलीवरी रूम और ऑन द डे ऑफ डिलीवरी, दैट्स व्हाई ANBC इज सो इम्पॉर्टेंट। न्यूबॉर्न डेथ्स ड्यू टू हाइपोथर्मिया, एक्सपेक्सिया एंड इन्फेक्शन, ठीक है, कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। तो इस तरह की चीज़ें या फिर इस तरह के हार्श रियलिटीज़ जो हम फेस करते हैं वो हम अवॉइड कर सकते हैं इस छोटे छोटे स्टेप्स जो आज हमने सीखे उनसे। Hypothermia can be prevented by immediate drying and keeping the baby in a dry cloth, skin to skin contact with the mother and baby covered together, covering the baby's head with the cap। तो ये सारी चीज़ें, इनिशियल ड्राइंग ऑफ द बेबी, फिर बेबी को ड्राई टॉवल में रैप करना, मदर टू बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना, बेबी का हेड जो है वो कैप से कवर करना और बेबी को ड्राई प्लेस पे ही शिफ्ट करना। ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। और असिस्ट द बेबी फॉर ब्रीदिंग टू प्रिवेंट एक्सपेक्सिया एंड इनिशिएट इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया। देखा, तो हाइपोग्लाइसेमिया जैसी बड़ी चीज़ भी हम जो सिंपल सा जो हम बोलते हैं ना कि लेबर रूम में ही हमने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा दी, तो हाइपोग्लाइसेमिया जैसी बड़ी चीज़ को भी हम यहाँ पे प्रिवेंट कर रहे हैं। नॉट ओनली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बट वी आर ऑल्सो प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइसेमिया। इसीलिए वो तो 30 मिनट्स के पहले ब्रेस्ट फीडिंग करवा दो, दैट इज़ दिस इम्पॉर्टेंट। गिव इंजेक्शन विटामिन के टू एवरी बेबी टू प्रिवेंट हेमोरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जहाँ की हम हाइपोथर्मिया, एस्फेक्सिया, एनी इन्फेक्शन, हाइपोग्लाइसेमिया और हेमोरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न जैसी चीज़ों को सिर्फ एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर जो इनिशियल फ्यू स्टेप्स हमने इजी से स्टेप्स सीखे उससे हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।